Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9 chapter 10th gravitation part 2. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about how to calculate the value of G, then about the motion of objects under the influence of gravitational force of the earth. Then we'll see what is mass and what is weight, what is the difference between mass and weight of a body. Then we'll try to find out the weight of an object on the moon, and we'll discuss what is thrust. Thrust आपको पता है, it is the force acting on an object perpendicular to the surface. And what is pressure? तो pressure क्या है? It is the thrust on unit area is called pressure. So आइए हमारा शुरू करते हैं. To calculate the value of G, to calculate the value of G, we should put the value of capital G, capital M and R in equation 10.9. Equation 10.9 में क्या कहा है? Small g हमको कहा है कि small g equal to capital G M by R square. तो इसमें हमको जैसे पता है कैपिटल जी का वैल्यू क्या है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2, और एम का वैल्यू है जो कि मास ऑफ अर्थ है क्या है 6 इंटू 10⁻24 के जी, और हमारे आर है जो कि हमारे रेडियस ऑफ अर्थ है. तो फिर ये कितना है, ये हो गया हमारा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. अगर हम इसका वैल्यू पुट करें तो जी का वैल्यू हमारा निकल कर आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर के जगह इतना ही आएगा. ये हमारा सारे वैल्यू हमने पुट कर दिया और इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जैसे एक एक्सीलरेशन का होता है इसका यूनिट भी यही रहेगा. दस द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ऑफ अर्थ विल बी जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये g जो है ये कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. इसका वैल्यू हमको जब कैलकुलेशन में ये हुई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है. तो आइए अब देखते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. तो फिर ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होता है ये कैसे अफेक्टेड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से. चलिए इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. इस एक्टिविटी में हमको करना है वेदर ऑल ऑब्जेक्ट्स यानी कि होलो हो या फिर सॉलिड हो, बिग हो या फिर स्मॉल हो, विल फॉल फ्रॉम ए हाइट एट द सेम रेट. अगर हम एक टावर के ऊपर चढ़ें और होलो सिलेंडर या फिर सॉलिड सिलेंडर ऐसे गिराएं तो फिर क्या होगा. चलिए एक्टिविटी शुरू करते हैं जिसमें हम लेने वाले हैं एक पेपर और एक स्टोन. तो एक पेपर लिया हमने, एक स्टोन लिया. जाहिर सी बात है आपको क्लियरली पता चल रहा है पेपर जो है उसका वेट बहुत ही कम होगा और स्टोन हो जाए इसका ये बहुत भारी होगा, है ना. तो ड्रॉप देम साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग. एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर को आप चढ़ गए, दोनों को नीचे गिराए तो क्या होगा, क्या बोथ ऑफ देम कैसे ग्राउंड टच करेंगे, कितना देर में. आपको लगता होगा कि ये तो सबको दिखता है कि ये कौन सा पहले पहुंचेगा कौन सा लेटर. तो बोथ ऑफ देम इज द ग्राउंड साइमल्टेनियसली. वी सी दैट पेपर रिचेस लेटर और हमारी स्टोन जो है ये पहले पहुंच जाएगा पहला. तो फिर ऐसा क्यों होता है कि पेपर बाद में आता है और स्टोन पहले नीचे गिर जाता है. ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे ये सब हम क्या कहाँ पर कर रहे हैं, हमारी वायुमंडल है, एयर है, एंड एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन टू द मोशन. तो पेपर को उसका रेजिस्टेंस ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन वो ज़्यादा होते. फ्रिक्शनल फोर्स मतलब आपको पता है ये है एक अपोजिंग फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स है अपोजिंग फोर्स जो कि हमारी मोशन को बाधा देता है यानी कि स्लो डाउन कर देता है, और ये पेपर के ऊपर ज़्यादा है. द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द पेपर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एयर टू द पेपर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द स्टोन. स्टोन को जिस हिसाब से ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट किया बाय द एयर, फ्रिक्शनल फोर्स कौन एक्ट कर रहा है, एयर. किसके ऊपर, वस्तु के ऊपर जो कि ऊपर से गिर रहा है. तो स्टोन में थोड़ा सा कम वो दे रहा है रेजिस्टेंस और पेपर में ज़्यादा दे रहा है, इसीलिए पेपर स्लो होकर आएगा.
तो ये एक्सपेरिमेंट अगर हम एक एयर फ्री के जगह, जहाँ पर एयर ना हो, उसी जगह करेंगे तो क्या ऐसे ही रिजल्ट आएगा जैसे अभी आया? बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए इसको हम एक ग्लास जार में करते हैं जहाँ पर कि एयर बिल्कुल है ही नहीं, एयर हैज बीन सक्ड आउट। एयर को हमने निकाल लिया तो अब एयर प्रेशर नहीं है, तो फिर और पेपर और स्टोन को अगर हम गिराएंगे तो दे वुड फॉल एट द सेम टाइम। अरे दोनों सेम ही टाइम में नीचे गिरेंगे। तो फिर अब हमको पता चला कि ये एयर रेजिस्टेंस क्या है। देखो, वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। जब ये फ्री फॉल होता है तो फिर इसका एक्सीलरेशन होता है, तो फिर एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। ये जी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका तो मास के साथ कुछ ताल्लुक है ही नहीं, कुछ रिलेशन है ही नहीं। तो फिर चाहे सॉलिड हो या फिर होलो हो या स्मॉल हो या बिग हो, ये तो इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वो सेम ही रहता है। तो अकॉर्डिंग टू एक स्टोरी के अनुसार देखा, गालिलियो ने क्या किया, एक लीनिंग टावर ऑफ पिसा जानते हैं ना आप, सप्ताश्चर्य में वो आता है। तो लीनिंग टावर ऑफ पिसा में गए, बहुत ऊंचा है ना, वो कैसे लीनिंग होके रहता है, लीनिंग टावर ऑफ पिसा, यानी कि वो सीधा नहीं रहता, इसीलिए उसे लीनिंग टावर कहा गया है, पर ऊंचा बहुत है, जो कि इटाली में है। तो फिर उनके ऊपर से उन्होंने डाले ऑब्जेक्ट्स और इसका टेस्टिंग किया। एच जी इज कंस्टेंट नियर द अर्थ, all the equations for the uniformly accelerated motion of objects become valid with acceleration a replaced by g। तो फिर ये जो भी किया गया, जो कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के साथ और ऑब्जेक्ट्स के साथ, आप उसी जगह क्या कर सकते हैं, ये g के जगह आप a को ले सकते हैं। और ये सारी इक्वेशन ऐसे ही आएंगे। हमारे 3 इक्वेशंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। b इक्वल टू यू प्लस ए टी। b क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। तो v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, v जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी है, और u जो है ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और a क्या है, ये हमारा एक्सीलरेशन, और हमारी t क्या है, t हो गया हमारा टाइम टेकन। तो उसी हिसाब से b फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इंटू टाइम टेकन। इसी हिसाब से s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर s हो गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड, बाकी सारे आपको पता है, u इनिशियल, t टाइम टेकन, a हो गया हमारा एक्सीलरेशन, और t हो गया हमारा टाइम टेकन। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर हमारे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस हमारे डिस्टेंस कवर्ड। तो उसी हिसाब से हमारी ये 3 इक्वेशंस, g के जगह हम a लिख के, a के जगह g लिख के हम कर सकते हैं। इन अप्लाइंग दीज इक्वेशंस वी विल टेक एक्सेलरेशन a टू बी पॉजिटिव। तो फिर इसी सारे जगह जो a लिखा है, इस a पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैसे, अगर a is taken to be positive when it is in the direction of the velocity, direction of velocity की दिशा में हुआ तो फिर ये हो गया हमारा पॉजिटिव, और अगर एक्सेलरेशन a will be taken as negative when it opposes the motion, यानी कि उल्टा दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में उल्टा दिशा में जा रहा है तो फिर वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, जिसे हम एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे, है ना, ये बात आप जानते हो। वो हो गया हमारा रिटार्डेशन। तो फिर इसी हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया गया है, आप उससे कर लेंगे ये तीनों फार्मूला डाल के, तो सब क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं मास क्या है। मास मतलब होता है, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर्स दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया यानी कि इनर्शिया के हिसाब से ये मास मेजर होता है। तो फिर ग्रेटर मास होगा तो फिर हमारे इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। और एक्चुअली हम जब मार्केट जाते हैं और वेजिटेबल्स ये सब खरीद कर लाते हैं, हम ये मास ही तो लेते हैं, हम बोलते हैं वेट ले रहे हैं, पर वो वेट नहीं है, वो एक्चुअली हमारे मास है। और इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, मून, और ये मास जो है, चाहे आप वो 1 किलो आलू को आप मून भी ले जाए ना तो वो 1 किलो आलू ही होगा। दस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि ये इनर्शिया के ऊपर डिपेंडेंट है।
तो फिर ग्रेटर द मास, ग्रेटर द इनर्शिया, ग्रेटर विल बी द मास। और ये सभी जगह, चाहे वो मून हो, अर्थ हो, स्पेस हो, कहीं पर भी हो, इन आउटर स्पेस हो, ये डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सारी जगह सेम रहेगा। आइए देखते हैं वेट क्या है। तो फिर जिसको एक्चुअल वेट किसको बोलेंगे, हम तो मास को वेट बोल देते हैं रेगुलर लाइफ में, पर एक्चुअली ये वेट है क्या। वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स, आपको पता है अर्थ जो है सभी वस्तु को अपनी ओर खींचता है ना। एंड दस दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर ये अर्थ जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, तो ये डिपेंड करता है उसका मास के ऊपर। ये डिपेंड करता है उसका मास, एक फोर्स से अपना अर्थ जो है एक फोर्स से सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो ये डिपेंड करता है उस वस्तु के मास के ऊपर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको सबको पता है 9.8 द वेट। इसी हिसाब से हमारा द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, ये एक फोर्स ही है। किसका फोर्स है, विथ व्हिच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि जिस फोर्स से एक वस्तु को हमारे अर्थ अपनी ओर खींचता है ना, उसे कहते हैं वेट। तो फिर ये एक फोर्स ही है, तो इसको हम F जरूर लिख सकते हैं। और आपको तो पहले से ही पता है F इक्वल टू क्या है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस A की जगह, क्योंकि ये अर्थ की एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो आप जरूर ले सकते हैं उसको 9.8, या फिर F को आप लिख सकते हैं m इंटू जे, mg। ये हो गया हम आपका वेट, यानी कि फोर्स जो है ये W ही है, क्योंकि ये अर्थ का फोर्स है द फोर्स, इसीलिए W इक्वल टू F। इन दोनों का यूनिट भी है जो ये सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, न्यूटन होगा। तो ये mg आप लिख सकते हैं, ये इसी हिसाब से आप वेट निकाल सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने पढ़ लिए। तो वेट किसे कहेंगे, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ जिस फोर्स से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगा वो हो जाएगा उसका वेट। इट इज डिनोटेड बाय W, इसको हम लिखेंगे W। तो सब्सटीट्यूटिंग द सेम इन इक्वेशन, जैसे इसी इक्वेशन जगह F की जगह हम लिख लेंगे W, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू mg, m इंटू जी, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। As the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth, the SI unit of weight is the same। इसका भी फोर्स का जो भी यूनिट है उसी का भी यूनिट वही से रहेगा, न्यूटन। तो वेट क्या है, इट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वेट जो है ना, ये हमेशा इसका डायरेक्शन क्या रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। आपको पता है हमारी अर्थ जो है सभी वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, नीचे की ओर खींचता है ना, तो फिर ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है। एंड इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका एक मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है। आप स्केलर वेक्टर पढ़े हैं, जो स्केलर है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता। और जो डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो हो जाता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर ये वेट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जुड़े हैं। डायरेक्शन कैसा है, नीचे की ओर। ओके, देन वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट। ये जी जो है हमेशा कांस्टेंट है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, क्योंकि mg तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। मास बढ़ेगा तो W बढ़ेगा। ये इसलिए है क्योंकि यूज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ए मेजर ऑफ इट्स मास। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। आपको पता है मास जो है, हमने पहले भी कहा है, ये चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, जहाँ भी हो, आउटर स्पेस हो, ये सभी जगह सेम ही रहेगा। ओके, तो इसीलिए दैट इज ऑन द अर्थ एंड ऑन एनी प्लैनेट इट इज द सेम। द वेट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन बिकॉज जी डिपेंड्स ऑन लोकेशन। ठीक है, सरफेस के ऊपर हुआ तो जी तो हमारा 9.8 पर जैसे ही दूरी बढ़ेगा ये जी भी चेंज होता जाएगा, तो फिर उसी हिसाब से वेट भी चेंज होता जाएगा। तो वेट डिपेंड्स ऑन द इट्स लोकेशन। हमारे सरफेस में होगा तो जी तो 9.8 रहेगा, पर सरफेस के साथ जैसे दूरी बढ़ेगा ये डिफरेंट होता जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन। जैसे हमारे मून हो गया, मून पे क्या है, जी का वैल्यू हमारे
जी का वैल्यू कम ही है। चलिए अब हम निकालते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो फिर अगर मून को जाएंगे तो फिर क्या वेट वही रहेगा? बिल्कुल वही नहीं रहेगा, ये तो चेंज हो जाएगा। तो फिर वही हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं आगे जाकर। पर इससे पहले हमको देखना है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ व्हिच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। तो मून जिस हिसाब से उस वस्तु को अपनी ओर खींचेगा वो हो जाएगा मून पे इसका वेट हो जाएगा। द मास ऑफ मून इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ। तो मून का जो मास है वो अर्थ से कम है। तो ड्यू टू दिस मून एग्जर्ट्स लेसर प्रेशर, क्योंकि उसका मास कम है इसीलिए वो जो फोर्स भी एग्जर्ट करेगा, मून एग्जर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका खींचने का पावर भी तो कम ही रहेगा। तो फिर वो आगे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए इसके लिए लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम। एक ऑब्जेक्ट का मास लिया हमने स्मॉल एम, लेट इट्स वेट ऑन मून बी। मून पे उसका वेट को हमने लिया कैपिटल डब्ल्यू एम। लेट द मास ऑफ द मून, मून का जो मास है उसके हमने ले लिया कैपिटल एम स्मॉल एम, एंड इट्स रेडियस को ले लिया आर एम। तो उसी को अगर हम अप्लाई करेंगे W इक्वल टू जी एम एम, डब्ल्यू इक्वल टू क्या है जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो हमने मून का रेडियस वेट सब कुछ लगा लिया। तो फिर ये जी एम एम बाई आर स्क्वायर अब हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एम इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर एम स्क्वायर, जो कि रेडियस को भी हमने लेंगे मून का और वेट भी लेंगे मून का। उसी हिसाब से देखिए एक टेबल है 10.1 जिसमें हमको अगर अर्थ के तुलना में मून का कैसा कैसा है उसका वो मून का वेट है और मून का रेडियस यही है, उसको हम अगर अप्लाई करेंगे इसी फार्मूला में तो फिर ये हो जाएगा हमारा। देखो हमने जी एम एम, एम की जगह लिया मून का और आर की जगह लिया मून का रेडियस 1.74 इंटू 10⁶। तो हमको ये निकल के आता है इतना। मून कहा गया हमारा 2.431 इंटू 10⁻10 जी इंटू एम। अगर आर्थ का कैलकुलेट करें तो ये हो जाता है 1.474 इंटू 10⁻11 जी एम। अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो फिर कैसा होगा? चलिए कंपेयर करते हैं। और इस कंपेयर करने से डब्ल्यू एम बाय डब्ल्यू ई यानी कि मून का वेट और ये हमारे अर्थ का अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 1/6, लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना ही हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हमको ये पता चला कि ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून बाय वेट इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ में जितना होगा मून में कितना होगा? उसका 1/6 होगा। और क्यों होगा वो हमने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें अब देखना है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो ये थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है? तो फिर थ्रस्ट किसे कहेंगे और प्रेशर किसे कहेंगे? चलिए इसके लिए बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है। आप डेजर्ट में देखिए ना, कैमल कितनी अच्छी तरह जा पाता है। अरे वो तो दौड़ भी सकता है। जब आप अगर एक पैर भी रखेंगे ना सैंड के ऊपर, आपके पैर फंस जाएगा, अंदर डिप पेन हो जाएगा। पर कैमल बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और आप देखिए कि आर्मी का टैंक जो है बिना रास्ता के भी वो कितनी अच्छी तरह जा पाता है। क्यों जा पाता है? आर्मी टैंक वेइंग मोर देन 1000 टन्स, उसका वजन तो बहुत भारी होता है ना। ये रेस्ट अपॉन कंटिन्यूअस चेन, आप देखे होंगे। तो अगर नहीं देखे हैं तो कल जनवरी 26 है, आप देख लीजिए कैसे हमारी राजपथ पर चलता है ये टैंक। और अब मरुभूमि में जाए, पहाड़ में जाए, कहीं पर भी जाए टैंक अपना आराम से जा पाता है। तो ये एक कंटिन्यूअस चेन के ऊपर चलता है टैंक, है ना। ट्रक अगर आप देखेंगे तो उसका भी बहुत चौड़ा टायर होता है। और अगर आप एक कटिंग टूल्स देखेंगे तो उसका शार्प एजेस होता है। हम ये सब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना इन्वॉल्व, ये सभी के पीछे क्या फिनोमेना इन्वॉल्व है। चलिए अगले पेज देखते हैं। इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट्स, ये हमको एक कंसेप्ट देता है। क्या देता है? ऑफ द नेट फोर्स इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कंसर्न। इससे हमको दो चीज कैलकुलेट करना है। क्या है? नेट फोर्स इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन और नेट फोर्स इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक फोर्स परपेंडिकुलर इन ए डायरेक्शन मतलब ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। ये हो गया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। वो हो जाएगा
हमारे थ्रस्ट, और फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कंसर्न। ये दो बात पर हमको अब कुछ आगे जाकर पढ़ना है, हम देखेंगे कि क्या क्या है ये दोनों, कितना इंपॉर्टेंट है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। तो हम दो सिचुएशन लेते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है। यू विश टू फिक्स ए पोस्टर ऑन ए बुलेटिन बोर्ड। एक बुलेटिन बोर्ड में आपको एक पोस्टर दिया गया। अब आपका स्कूल में नोटिस बोर्ड होगा, उसमें कभी नोटिस चिपकाए हैं, या फिर आपका जो क्लास का भी होता है ना, एक बोर्ड होता है जिसमें क्लास का बोर्ड होता है, उसमें अपना कुछ कलाकृतियाँ ऐसे हम चिपकाते हैं। तो फिर इसको कैसे चिपकाते हैं, देखिए जैसे ये फिगर में दिया गया है, ऐसे ही पिन के जरिए एक पिन को ऐसे डाल के उसको स्टिक करते हैं, प्रेस करते हैं। तो आप जब उसको प्रेस करते हैं, किसी बुलेटिन बोर्ड में आपका एक पोस्टर फिक्स करते हैं, आप क्या करते हैं कि प्रेस ड्राइंग पिन्स विथ योर थंब। आपकी थंब की मदद से प्रेस करके ड्राइंग पिन को उसमें आप उसमें लगाते हैं। तो अप्लाई फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द पिन। इसके लिए आप कहाँ पर प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर देते हैं हेड ऑफ द पिन पर। दिस फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड। बोर्ड रहा ऐसे, आपने उसको प्रेशर लगाया ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर ही हुआ ना। दिस फोर्स एक्ट्स ऑन ए स्मॉल एरिया। ये स्मॉल एरिया में ये है अपना नेल्स का हेड, उसी के ऊपर आपका सारा प्रेशर आ रहा है। बोर्ड है ऐसे, प्रेशर हो रहा है ऐसे, तो ये हो गया ना 90 डिग्री परपेंडिकुलर। और ये फोर्स हम कहाँ कर रहे हैं, स्मॉल एरिया एट द टिप ऑफ द पिन। पिन के टिप के ऊपर हमने उसका प्रेस किया। अब क्या होगा, अब हम दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यू स्टैंड ऑन लूज सैंड। ये बात आपको समझ में आ गया सिचुएशन 1 में क्या हुआ। अब सिचुएशन 2 नंबर सिचुएशन देखते हैं। एक जगह सैंड है, लूज सैंड है, टाइट नहीं, लूज सैंड है। आपने उसके ऊपर खड़े हुए एक पैर दिए, तो योर फीट गो डीप, आपके पैर अंदर की ओर फिसल गया। नाउ ले डाउन ऑन द सैंड। पहले तो ये सैंड है, ठीक है, पहले आपने एक पैर रखा, आपके पैर अंदर की ओर घुस गया, पर इसके बाद आप लेट गए। तो लेट गए तो योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप। बड़ी इतना डीप को नहीं गया, जैसे हमारे पैर घुस गया था ऐसे बड़ी डीप को नहीं गया। तो इन बोथ केसेस पर, दोनों केस में, चाहे इधर हो या फिर इधर हो, आपका बॉडी का, आपका वेट ऑफ योर बॉडी का फोर्स अप्लाई हो रहा है। इन बोथ केसेस फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैंड इज द वेट ऑफ योर बॉडी। चाहे इस केस में हो या फिर ये केस में, आपके बॉडी लेटे हुए हो या फिर पैर आप खड़े हुए हो, आपका बॉडी का वेट ही तो इसके ऊपर आ रहा है। पर यहाँ पर जब आप पैर देते हैं तो आप अंदर घुस जाते हो, एक पैर अंदर घुस जाता है। जब आप लेट जाते हो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, चलिए आगे देखते हैं। यू हैव लर्न दैट वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट क्या है, वेट एक फोर्स ही तो है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। वेट एक फोर्स ही है। तो हियर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड। तो दोनों जगह में परपेंडिकुलर, आप जो फोर्स है वो एक्टिंग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हमने कहा था 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री में। तो फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सन। द फोर्स, तो थ्रस्ट किसे कहेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। यही तो थ्रस्ट है। थ्रस्ट जो है ये एक फोर्स ही है जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर टू द सरफेस वो एक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सपोज ये सरफेस है, तो ये फोर्स जो है ये परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, यानी कि 90 डिग्री में एक्ट कर रहा है। तो वो हो गया हमारा थ्रस्ट। व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, आप जब खड़े हुए तो द फोर्स दैट इज वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग ऑन इक्वल एरिया टू एरिया ऑफ योर फीट। जब आप सैंड के ऊपर खड़े हो गए तो आपके फीट जितना
इसी एरिया में ही सारा फोर्स अप्लाई हुआ। व्हेन यू लाई डाउन, जब आप लेट गए, व्हेन यू लाई डाउन द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन एन एरिया इक्वल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ योर होल बॉडी। इस जगह भी आपका होल बॉडी का वेट है, पर इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है। फोर्स एक्ट्स ऑन एन एरिया इक्वल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ योर होल बॉडी। यहाँ फोर्स एक्ट कर रहा है आपके होल बॉडी के सरफेस पर, व्हिच इज लार्जर। ये एरिया लार्जर है, ये छोटा सा एरिया है? आपको पता चल रहा है? व्हिच इज लार्जर देन द एरिया ऑफ योर फीट। दस द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरिया आर डिफरेंट। अगर आप एक टंकी पानी को एक बड़ा सा होल करेंगे और एक छोटा सा होल करेंगे और छोड़ेंगे, तो किसमें फोर्स ज्यादा होगा? इसमें ना, इसमें फोर्स ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। प्रेशर इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम होगा, क्योंकि ये यार एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है और यहाँ पर छोटा है। ऐसे ही बात है ना, यहाँ पर ज्यादा होगा, तो फिर द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ योर फीट इज लेस एंड फॉर योर बॉडी इट इज लार्जर। Thus the effect of force on the same magnitude on different areas, different area में इसका magnitude जो है, उसका जो जोरपन है वो ज्यादा या कम हो सकता है एरिया के हिसाब से। छोटा एरिया से पानी जाएगा तो ज्यादा फोर्स में जाएगा, बड़ा छेद से जाएगा पानी तो कम प्रेशर में जाएगा। But effects are different. Therefore, the effect of thrust depends on the area on which it acts. फोर्स जैसे हमारी वेट का बॉडी, हमारा बॉडी का वेट सेम है, पर पैर में एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है और हमारा बॉडी में ज़्यादा है, इसीलिए हमारे एरिया बॉडी में हमारे थ्रस्ट जो है वो कम हो जाएगा, हमारा प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, इसीलिए बॉडी हमारा नीचे नहीं दबेगा, जबकि हमारा पैर थोड़ा नीचे डिपेंड हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन thus the effect of thrust depends on the area on which it acts. The effect of thrust on sand is larger while standing than while lying. सो जाने से वो कम पड़ जाता है थ्रस्ट, और स्टैंडिंग होने से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमारे पैर अंदर डिफेंस हो जाता है। Thus, the thrust on unit area is called pressure. Then what is pressure? थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया। और थ्रस्ट क्या है? द फोर्स। ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलरली ये एक फोर्स एक्ट करता है, वो होता है थ्रस्ट। और प्रेशर क्या है? यही थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एक यूनिट एरिया में अगर ये थ्रस्ट को कहा जाता है प्रेशर, यानी कि उसका इंटेंसिटी कितना जोर है। थ्रस्ट जो है ये तो एक फोर्स है, वो फोर्स का कितना जोर है वो होता है हमारा प्रेशर। तो इसके लिए हम काउंट करेंगे यूनिट एरिया, जैसे कि पैर में ज़्यादा है और हमारा पूरा बॉडी में कम है, तो प्रेशर इसी हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया। थ्रस्ट मतलब क्या? एक फोर्स है, तो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया। एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर इतना बड़ा होगा, एरिया जितना बड़ा होगा प्रेशर इतना कम होगा। क्लियर? Substituting the SI unit of thrust and area in equation, we get the SI unit of pressure as Newton per meter square और Newton meter inverse। ठीक है, तो फिर इसी हिसाब से ब्लाइस पास्कल के हिसाब से के नाम पर ये साइंटिस्ट के हिसाब से SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जैसे हम PA भी कह सकते हैं। इसी के साथ हमारे ये पार्ट खत्म होता है, अगले हम शुरू करेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.